हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी हैं लॉ सब्जेक्ट के अंदर, विशेष रूप से इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो बनेंगे ही, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और बनने के बाद जो आपके पास कार्यभार संभाल देंगे आप जो, और उसमें ज़्यादातर जो काम करना पड़ेगा वो यही है, द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। इससे पहले एक एक्ट और काश्तकारी अधिनियम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट थोड़ा बड़ा भी है और ज़्यादातर ये आप लोगों के काम ज़रूर आएगा। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, हिंदी में इसे कहते हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। राजस्थान इसमें नाम लिखा हुआ है, राजस्थान। तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये एक लोकल एक्ट है, ये वो अधिनियम है, ये वो कानून है जो कहाँ लागू हो रहा है, कहाँ एप्लीकेबल होगा, किन क्षेत्र में एप्लीकेबल होगा, किस मामलों में एप्लीकेबल होगा, तो किस क्षेत्र में एप्लीकेबल होगा, कहाँ लागू होगा। ये लागू होगा राजस्थान में, इसलिए इसे हम लोकल लॉ कह सकते हैं। इसलिए इसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक लोकल लॉ है। इस अधिनियम की संरचना, इस अधिनियम को क्यों बनाया गया, क्या इसके पीछे रीजन रहा भाई, क्यों इसको बनाया, और ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, क्यों लेके आए इसको। तब यहां पे बात आती है कि कोई भी भूमि होती है, ठीक है, एक बात याद रखना, कोई भी भूमि है। अब आपको ऐसा लगता है ना कि ठीक है, आप जहां रहते हैं वो जो घर बना हुआ है आपकी भूमि पे बना है, तो सबसे पहली बात तो एक ये ध्यान रखिए कि हमारा कुछ भी नहीं है। जिसे आप ये कहते हैं ना कि ये मेरा घर है, ये मेरी हवेली है, ये मेरा खेत है, मेरा यहां कुछ नहीं है। समस्त संपत्ति सरकार की है, कुछ नहीं है। हमने अगर अपना मकान बना रखा है तो हम उसका किराया भी देते हैं। किस रूप में देते हैं, कैसे देते हैं। अब आपने क्या कहा, ये मेरा खेत है, हम राजस्व दे रहे हैं, हमें यहां पे हाउस टैक्स भी देना पड़ता है, आपका है तो फिर टैक्स क्यों दे रहे हो। इसीलिए एक मूलभूत अधिकार है नहीं था, हमारे फंडामेंटल राइट, उसमें एक अधिकार था फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, यानी भूमि का अधिकार। लेकिन उसको वहां से मूलभूत अधिकारों में से हटा दिया गया और उसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 के अंदर। अगर आपका मूलभूत अधिकार है भूमि में तो इसका मतलब है उसे तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। यानी कि जो भी व्यक्ति है इस दुनिया में, इस जगह में,
उसे अपना घर बनाने, उसका अपना घर देने का अधिकार है। खैर, ये आपको पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन वहां चला जाता है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि कोई भी, अब आप जब कभी सफर करते हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं और आप देखते हैं कि दूर दूर तक पूरा खाली मैदान है, और आपका मन में कभी ऐसा आ जाए कि अरे इतनी खाली जमीन पड़ी है, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं तो यही मकान बना लेता हूं। नहीं, आप उसे ये मत समझिए कि कोई नहीं है, क्योंकि एक नियम है, कोई भी भूमि बिना मालिक के नहीं रह सकती। उसका कोई ना कोई तो होगा। मैं उसका मालिक हूं, आप उसके मालिक हो सकते हैं, और कोई भी ना हो तो अंत और पंत में सरकार की वो जमीन कहलाती है, सरकार की भूमि कहलाती है। इसलिए ये चीज सोचना कि खाली पड़ी है जमीन, मैं ले लेता हूं, ऐसे नहीं होता, वो सरकार की है। जब कभी भी गवर्नमेंट को वहां से एयरपोर्ट निकालने का बनता है, या इमरजेंसी के टाइम पे हो सकता है कि वहां पे छावनी बनानी पड़ जाए, वहां से पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि अब वहां से रोड निकलेगी, और आप कहोगे कि नहीं मेरी जमीन है, मैं तो नहीं दूंगा। ऐसा नहीं चल सकता। आपकी जमीन है, या हमारा कुछ नहीं, सरकार का है सब। हां, आपका ध्यान रखना सरकार का भी कर्तव्य है, इसलिए सरकार आपको उसका मुआवजा देगी और आपको वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। आपको मुआवजा देगी सरकार, जमीन छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है अपने लिए नहीं करती कि स्वयं के लिए कुछ करे। सरकार किसकी है? जनता की, और वो जो भी कार्य करेगी जनता के लिए करेगी। अगर वहां से वो एयरपोर्ट बना रही है, अगर वो वहां से रिंग रोड निकाल रही है, वहां से वो बाईपास बना रही है, तो किसके लिए बना रही है? हम लोगों के लिए तो बना रही है। सरकार हम लोगों के लिए तो है। तो वहां जिस जमीन के ऊपर से बनाएगी, जिस जमीन को वहां से हटाएगी, जिस जमीन पर बनाएगी, उसका मुआवजा वो देती है। इसलिए ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि ये जमीन मेरी हो गई। नहीं। अब आगे चलिए। अब भूमि राजस्व न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों और ग्राम सेवकों की नियुक्ति। अब इस सब काम को संभालने के लिए इसकी एक अध्यक्ष भी होंगे, एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसे बोलेंगे राजस्व बोर्ड। क्योंकि लगान जिसे कहते हैं, इसको यूं समझिए आप, रेवेन्यू कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो है, तभी तो इसका नाम है लैंड रेवेन्यू। भूमि से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, रेवेन्यू प्राप्त होने वाली बात की हो रही है, राजस्व वसूल कर रही है गवर्नमेंट। तो राजस्व वसूल करने की शक्तियां किसके पास होंगी? कौन सी भूमि होगी? भूमि भी कई प्रकार की हैं। कितना राजस्व वसूल किया जाएगा? हो सकता है किसी व्यक्ति को राजस्व वसूल करने पे कोई आपत्ति हो। आपत्ति होने पर वह कहां जाएगा? बोर्ड में जाएगा। वहां जाके क्या बोलेगा कि मुझसे जो राजस्व वसूल किया गया है वो ठीक नहीं किया गया है। उसकी बात को सुना जाएगा। सर कोर्ट में भी जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, लेकिन डायरेक्ट नहीं। राजस्व के मामले रेवेन्यू कोर्ट ही देखेगी, जो रेवेन्यू बोर्ड बोला जाता है। यदि बोर्ड को कभी कुछ ऐसा लगता है कि मुझे न्यायपीठ की, न्यायालय की मुझे राय ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग केवल एक छोटा सा पोर्शन है लॉ का, वही तो पढ़ रहे हो, और जिन बच्चों ने या जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, वो तो पूरा लॉ पढ़ के आते हैं, तो उन्हें ज्यादा नॉलेज होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर प्रकार की लॉ की नॉलेज हो। उन्होंने ज्यादा लॉ पढ़ी है,
कहीं भी किसी भी विषय पर, बिंदु पर आपको कोई शंका उत्पन्न हो, आपको किसी की राय लेनी हो, तो आप उसके लिए न्यायालय में भेज सकते हैं। अच्छा, हो सकता है वो न्यायालय भी राय लेना चाहे हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट भेज देंगे। वो वहां राय लेने के लिए अगर आपको किस मामले में राय चाहिए, किस बात पर, ये सब हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को ये भी देखेंगे कि आप देखते हैं कि ये गांव है, गांव है तो वहां क्या है, वहां खेत है, खेत है वहां खेती होती है। आपने कई बार देखा होगा कि गांव वोरा और खेत वहां से 3-4 किलोमीटर दूर, एक पूरा का पूरा क्षेत्र दे दिया जाता है। वहां एक ऐसी भूमि को भी छोड़ा जाता है जहां जानवर खा सकें, चारागाह भूमि, जहां जानवर आएंगे। अच्छा, दूसरे जानवर भी नहीं आएंगे, वो वही लोकेलिटी के जानवर होंगे। उनके लिए एक जमीन छोड़ी जाती है, एक भूमि छोड़ी जाती है जहां वो चर लें। इस तरह की सब चीजें यहां होंगी। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि हमारे दादाजी की जमीन, खेत बहुत सारे हैं गांव में, ठीक है। अब वो मर गए, अब दादाजी शांत हो गए, तो एक हमारे पिताजी हैं, एक हमारे पिताजी के 3 बड़े भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, 4 बुआ हैं। इस तरह की संख्या पहले हुआ करती थी, अब तो एक एक ही होती है। फिर समस्या आती है ना, कई लोग तो गांव छोड़ करके शहर में बस गए। फिर जब उन्हें पता चलती है कि गांव में तो बहुत सारी जमीन है, कुछ भाई गांव में ही है, खेती कर रहे हैं, फिर याद आती है उन्हें गांव की। फिर सवाल खड़े होते हैं कि इसमें मेरा हिस्सा कितना है। फिर हिस्से की चीजें आती हैं। पता चला कि वो तो दादाजी के नाम थी, फिर उसका क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। फिर क्या करेंगे, नामांतरण खोलेंगे। अब किसी एक के तो पिताजी मर गए, हमारे पिताजी मर गए, तो फिर अब हम कैसे जाएं। तो पिताजी की जो जमीन का हिस्सा बनेगा विभाजन में, उसके अंदर तुम लोगों का हिस्सा है। दादाजी मर गए तो पोता अपने पिता की संपत्ति पर, पिता की संपत्ति का जो हिस्सा निकलेगा उसमें ये लोग अपना हिस्सा करेंगे। ये सारी चीजें क्या है, ये सब है तो यहीं पे ही, लेकिन एक शब्द आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नामांतरण से आप क्या समझते हैं? नामांतरण की बातें बता रहा हूं। इस तरह की चीजें कैसे होता है, जमीन का नाम का परिवर्तन कैसे होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जमीन है सोसाइटीज की होती हैं, सोसाइटी के पट्टे जो बोलते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो चली जाती है। फिर एक आपने ये सुना होगा कि SC ST के जो लोग होते हैं, जो नीची उस कास्ट में आते हैं, उन लोगों को सरकार ये चीज होती है कि वो जमीन श्रवण कास्ट वालों को दे नहीं सकते। एग्रीकल्चर लैंड है, क्यों रोका गया? क्योंकि ये जो समाज का एक वर्ग है जो नीची जाति का होता है, उसको अब बहुत शोषण किया गया था। सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई ऐसा है, इनकी जमीन, क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इनको पैसे का लालच दे करके औने पौने दाम में जमीन ले लेते थे। ये अपना गुजारा कैसे करें, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। इसलिए सरकार ने ये चीजें भी निकाल दी कि भाई नहीं, SC ST की भूमि कोई दूसरा नहीं लेगा, वही लोग ले सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, क्या कार्रवाई होती है। एग्रीकल्चर लैंड, फिर आपने ये भी देखा होगा, एग्रीकल्चर लैंड है, उसने वहां पे बिल्डिंगें बन रही हैं। अब एक कृषि भूमि पर कॉम्प्लेक्स कैसे बन सकते हैं, फ्लैट्स कैसे बन सकते हैं कृषि भूमि पर? बन सकते हैं सर, हमने तो देखा है बनते हुए। तो कृषि भूमि पर अगर कोई फ्लैट बन गए हैं और वो भी देखा जा रहा है, तो एक सवर्ण जाति के लोगों ने लेकर के बना दिए, कैसे बन गए? इसके पीछे भी कुछ कार्रवाइयां की जाती हैं। उन कार्रवाइयों को, उन फॉर्मेलिटीज को, उन औपचारिकताओं को यदि आप पूरा कर देते हैं तो किया जा सकता है। कैसे होती है, ये सब चीजें आपको यहां मिलेंगी।
इन सब कार्यों को करने के लिए सरकार का क्या फायदा है? सरकार फायदा नहीं देखती है। फायदा तो कोई व्यापारी देखता होगा। सरकार केवल मात्र एक सेवा करती है जनता की। इसीलिए जब कभी कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो सरकार उनसे कुछ प्राप्त करती है फीस के तौर पर, जिसे हम यहां पे बात करेंगे रेवेन्यू। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा तभी तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट का काम करेगी। यदि हम लोग गवर्नमेंट को समय पर कोई रेवेन्यू नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, अब बात आती है कि सरकार को नहीं दे हम राजस्व तो सरकार हमारा क्या कर लेगी? सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे क्या कर सकती है, कैसे एक कृषि भूमि परिवर्तित होती है व्यापारिक कॉमर्शियल लैंड के अंदर। किसी के कोई मर जाता है जमीन के अंदर, खेतों में उनके नाम का परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर उसको गठन राजस्व बोर्ड के सामने कैसे लाया जाता है। राजस्व बोर्ड को कभी किसी चीज पर कोई शंका है तो न्यायालय में वो राय के लिए कैसे भेजेगा। चारागाह भूमि क्या होती है, नजूल भूमि क्या होती है, खेवट क्या होता है, गांव का रजिस्टर क्या होता है, खतौनी किसे कहते हैं। ये सब चीजें आपको इस अधिनियम में मिलेंगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। सबसे पहले आप समझना कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम को किस तरह से बनाया गया। इस अधिनियम की एक खास बात रही है कि यह अधिनियम कोई नया अधिनियम नहीं था। दरअसल भूमि से संबंधित कई विधियां पहले से ही प्रचलन में थी, किंतु हर प्रांत में अलग अलग भूमि से संबंधित नियम बने हुए थे। तब 1956 में इन सभी भूमि से संबंधित विधियों को एकत्रित किया गया और ये निश्चित किया गया कि राजस्थान में भूमि से संबंधित, उससे राजस्व वसूल करने से संबंधित एक ही नियम बने रहेगा और ये उन्हीं नियमों में से एक था। एक शब्द यहां पर मैंने बोला इकट्ठा, मैंने ये बात भी बोली कि इससे संबंधित और भी अन्य विधियां थी। तो एक चीज होती है, तब यहां पे स्टार्ट होता है कि भूमि राजस्व न्यायालयों, राजस्व अधिकारी और ग्राम सेवकों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां, कर्तव्य और नक्शे, भूमि अभिलेखों की तैयारी, उनको रखा जाना, राजस्व कितना लिया जाएगा, लगान का परिनिर्धारण, संपदाओं का विभाजन, राजस्व के संग्रहण तथा इससे संबंधित विधि को, अब सुनिएगा, इससे संबंधित विधि को समेकित एवं संशोधित, दो शब्द आए यहां पे, समेकित एवं संशोधित, समेकित एवं संशोधित करने के लिए, समेकित एवं संशोधित करने के लिए इस अधिनियम की संरचना करी गई। इस अधिनियम की
किस बात के लिए? समेकित करने के लिए, संशोधित करने के लिए। किसको समेकित करने के लिए, किसको संशोधित करने के लिए? भूमि, राजस्व, न्यायालय, राजस्व अधिकारी, ग्राम सेवकों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां, उनके कर्तव्य, भूमि के नक्शे, उन सब की रखरखाव करने के लिए। इनसे संबंधित विधियां, इनसे संबंधित विधियां। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो बातें अभी मैंने बोली हैं उन सब चीजों से संबंधित विधि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जब राजस्थान एक हुआ, एक राज्य बना, तब उन सबसे रियासतों से लेकर के जमीनों को सरकार ने अपने हाथ में रखी। सरकार ने कहा नहीं, एक नियम बनेगा। तो समेकित का मतलब हुआ इकट्ठा करना, एकत्रित। और संशोधित का क्या मतलब है? संशोधित का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट, संशोधित यानी कोई परिवर्तन। किसमें परिवर्तन की बात हो रही है? जो पहले से विद्यमान थे विधियां, उसमें परिवर्तन की बात। क्यों परिवर्तन किया जा रहा है? जैसा है ले लो ना, जैसी विधि चल रही थी ले लो, कर लो इकट्ठा, उसमें संशोधन क्यों कर रहे हो? हां, बात तो बिल्कुल ठीक है। संशोधन इसलिए किया जा रहा है मेरे बच्चों कि वो जो पुरानी विधियां थी, कहीं ऐसा तो नहीं वो विधियां आज किसी मूलभूत अधिकार का हनन करती हो, वो विधियों, किसी विधियों के कोई प्रावधान आज हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करते हो। ऐसा तो नहीं कहीं? हां ऐसा है। ओह ऐसा है तो उस पोर्शन को हटा दो और उस पोर्शन को ले लो जो हमारे मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई हनन नहीं कर रहे हैं, ले लो। सर एक बात पूछूं? पूछो। सर एक ऐसा प्रावधान है जो मूलभूत अधिकार का हनन कर रहा है और आपने कहा कि उसको हटा दो, और जो प्रावधान नहीं कर रहा है उसे ले लो। मैंने कहा हाँ सर, जिस प्रावधान को लेने की बात की जा रही है वो उस प्रावधान को जिसको कि हटा दिया गया है उसके बिना अधूरा है, उसके बिना वो उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। यानी जब हम अपने पुराने विधियों में से सही को गलत को अलग नहीं कर सकते, तब यहां पे नियम बनाया हुआ है कि आपको समस्त विधि का त्याग कर देना होगा। समस्त विधि का? बिल्कुल। यदि उसमें से जो मामला शून्य है, जो मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहा हो, उसको हटाया नहीं जा सकता, तो आपको संपूर्ण विधि को छोड़ना होगा। और यदि उनमें से कुछ जोड़ करके, हटा करके, ये सब क्या है? ये सब संशोधन है। तो 1956 के अंदर ये सब चीजें बनी है? नहीं, 1956 से पहले भी थी, लेकिन पूरे राज्य के लिए एक विधि नहीं थी। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, हाँ सर ये 1956 का है। अरे तो पूरी बात तो सुन लो। ये इसके जो भी प्रोविजंस हैं तभी बने थे। हाँ बिल्कुल तभी बने थे, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो तभी बने थे, आज मान लीजिए 2023 चल रहा है और आज कोई एक नया लॉ बनाया जाए तो उसके अंदर ये शब्द नहीं होगा समेकित, उसमें ये नहीं होगा संशोधित। तो समेकित और संशोधित जहां किसी भी
लॉ के अंदर आपको दिख जाए, समझ लेना इस विषय से संबंधित पहले कोई विधि बनी हुई है, कोई नियम बने हुए हैं, उनको विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उनको इकट्ठा किया गया है, समेकित, उसमें से काम की चीजों को रखा गया है, बाकियों को हटा दिया गया है, संशोधित। विधि का स्रोत कई बार कस्टम होता है ना, होता है। रूढ़ी जो चली आ रही है, परंपरा, वो क्या है? विधि का स्रोत है। परंपरा तो ये चली आ रही है, ये चली आ रही थी। पति के मर जाने के बाद पत्नी उसके साथ ही अपने शरीर को भी दहा दे देगी, जला देगी। फिर इसे लॉ क्यों नहीं बनाया? तो ये तो गलत था ना। इसलिए तो सभी जो चली आ रही है, कस्टम चला आ रहा है, रूढ़ी चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, वो सारी की सारी लॉ बना दो, क्योंकि वो तो एक बिना कोई टाइम पीरियड ही नहीं मालूम तब से चल रही है। उसमें भी ये वाली बात देखी जाती है, कहीं वो प्रथा, कहीं वो रूढ़ी आज के हिसाब से, आज के टाइम से मूलभूत अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये है वो चीज। पति के मर जाने के बाद उस पत्नी का सर मुंडवा दिया जाता था, आज मुंडवा देंगे। जो सर मोड़ने आएगा उसी को मोड़ के रख देगी। ऐसे कैसे कर दोगे आप ये काम? उसे बंद कमरे में रखा जाता था, उसे सूखा सूखा खाना दिया जाता था। क्या ये चल सकता है आज? नहीं, आज ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारे मूलभूत अधिकारों में है कि सबको गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का। आइए, तो ये एक चीज तो हमें आज क्लियर हो गई कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो पूर्व में बनी हुई कई विधियों को समेकित और संशोधित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। और ये विधान मंडल के द्वारा इस अधिनियम को, ये अधिनियम विधानमंडल के द्वारा राज्य सरकार को राजस्व की वसूली करने हेतु अधिकृत करता है। किसको? राज्य सरकार को। किस बात के लिए अधिकृत करता है? राजस्व की वसूली करने हेतु अधिकृत करता है। और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम और क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है कि वह सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए राजस्व का एक निश्चित अवधि एवं निर्धारित दर से भुगतान करे। तो राजस्व का भुगतान करने का दायित्व किसका है? व्यक्ति का। तो ये अधिनियम उस व्यक्ति के अधिकार से संबंधित बात कह रही है कि देखो, इतना रेवेन्यू दो और इतने टाइम पर दे दो। राज्य सरकार समय समय पर व्यक्तियों को इस संदर्भ में सूचित करती रहती है। प्रश्न तो यह भी बन के आ सकता है, इस अधिनियम के मुख्य लक्षण बताइए। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला जो विशेषता है, जो लक्षण है, वो ये है कि वे समस्त सड़कें, वे समस्त संपत्तियां जो किसी के भी अधिकार में नहीं है, वो राज्य की होगी, वो राज्य की होगी। ये जो आज हम विधि स्टडी कर रहे हैं, ये भूमि से संबंधित है। हाँ बिल्कुल, ये भूमि से संबंधित है। मैं आपको एक बात बीच में बता रहा हूं, उसे सुन लीजिए। केवल भूमि की बात नहीं हो रही है कि भाई ये जो किसी की नहीं है भूमि, वो राज्य की है। मैं अब एक बात आपको थोड़ा सा इस विषय से अलग हटके बता रहा हूं कि जिस किसी भी व्यक्ति का जन का कोई नहीं होता, उसका कौन होता है?
जिसका कोई नहीं होता उसका, बिल्कुल सही है, उसका भगवान होता है, उसका खुदा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम इस बात को इस तरह से समझेंगे तो वो किसका, उसका कौन होता है? सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो उसकी है। कोई बच्चा सड़क पे पड़ा हो, जिसके मां नहीं मालूम, पिता के बारे में नहीं पता, कोई भी उसके परिवारजन के बारे में नहीं पता, तो क्या उसको ऐसी सड़क पे छोड़ देंगे? कौन संभालेगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? उसका ब्रॉटअप कौन करेगा? सरकार, सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब कोई बच्चा, जब बच्चे का कोई नहीं हो, वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उसे पालती है, सरकार रखती है उसे, अपने कानून बनाए हुए, उसने जो कानून बना रखे हैं उसके माध्यम से। ऐसे ही कोई भी ऐसी भूमि जो स्वामी विहीन नहीं होती, स्वामी विहीन हो ही नहीं सकती कोई भी भूमि, और यदि है तो वो सरकार की है। ऐसे नहीं बोल सकते आप कि उसका कोई स्वामी नहीं है। राज्य की समस्त भूमि, राज्य की समस्त भूमि राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होती है। यह भी इसका एक मुख्य लक्षण है। सरकार के द्वारा राजस्व को वसूल करने के लिए, सरकार के द्वारा राजस्व को वसूल करने के लिए, अब वसूल कौन करेगा भैया? राजस्व देने को तो रेडी है, वसूल कौन करेगा? उनको समय पे बताएगा कौन? अधिकारी, न्यायालय एवं राजस्व बोर्ड का गठन किया जाता है। तो तीन चीजें हो गई मुख्य तौर पर, कि समस्त सड़कें, समस्त वो संपत्तियां जो किसी के भी अधीन नहीं है, राज्य की होंगी। राज्य को समस्त भूमि, राज्य की जो समस्त भूमि है राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगी, और सरकार के द्वारा राजस्व को वसूल करने के लिए अधिकारी, न्यायालय, राजस्व बोर्ड का गठन किया जाता है। यह है आपका इस अधिनियम का लक्षण। इस अधिनियम को आगे चलाते हुए अब हम आगे चलेंगे, और इसका धारा 3 में आती है, परिभाषाएं दे रखी हैं, निर्वचन, और सबसे पहले बताया इन्होंने भूमि अभिलेख अधिकारी। आइए, भूमि अभिलेख अधिकारी, ये सबसे पहली है। ये आपके 15 शब्दों में पूछा जाता है भैया। ये चीज भूमि अभिलेख अधिकारी किसे कहते हैं? भूमि अभिलेख अधिकारी से तात्पर्य, भूमि अभिलेख अधिकारी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और इसका तात्पर्य होता है कलेक्टर से। कलेक्टर, तो भूमि अभिलेख अधिकारी जहां कहीं आप देखें, समझ जाना से तात्पर्य कलेक्टर से है, और इसमें अपर या सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी भी सम्मिलित है। एडिशनल और असिस्टेंट, एडिशनल और असिस्टेंट। एडिशनल और असिस्टेंट, एडिशनल और असिस्टेंट ये भी इसी में ही है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के अंदर। फिर आता है इसके बाद नगर पालिका का क्या अर्थ है? नगर पालिका किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1951
या तत्समय प्रवत किसी अन्य नगर पालिका विधि में दिया गया है। तो कोई बात नहीं, ये इतना ज्यादा वो नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब आया है और उसका नाम है नजूल भूमि। नजूल भूमि, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 शब्दों में आता है ये वाला, 15 वर्ड्स। नजूल, नजूल भूमि। नजूल भूमि किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नजूल भूमि से राज्य सरकार में निहित ऐसी आबादी भूमि, राज्य सरकार में निहित, लीजिए इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नजूल भूमि, क्या कह रही है ये? राज्य सरकार में निहित, राज्य सरकार में निहित, पहली चीज। राज्य सरकार में निहित, राज्य सरकार में निहित ऐसी आबादी भूमि, ऐसी आबादी भूमि, ये लो आबादी भूमि। अब आप कहेंगे आबादी भूमि क्या होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आबादी भूमि, तो नजूल भूमि राज्य सरकार में निहित, पहली बात तो ये समझ लो, ऐसी आबादी भूमि से अभिप्रेत है। तो इसका मतलब है कि ये सब किसकी है? ये सब ये राज्य सरकार की। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? राज्य सरकार में निहित ऐसी आबादी भूमि अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका, ऐसी आबादी भूमि जो किसी नगरपालिका या किसी पंचायत सर्किल या किसी गांव कस्बे या किसी गांव कस्बे नगर, गांव कस्बे नगर की सीमाओं के भीतर, की सीमाओं के भीतर हो। तो नजूल भूमि किसे कह रहे हैं? कि पहली चीज, नजूल भूमि किसमें निहित होती है? राज्य सरकार में। ऐसी आबादी भूमि, ऐसी आबादी भूमि, तो नजूल भूमि आबादी भूमि क्या कोई अंतर है इनमें? ऐसी आबादी भूमि जो, ऐसी आबादी भूमि जो किसी नगर पालिका, पंचायत सर्किल, गांव कस्बे नगर की सीमाओं के भीतर हो, तो उसे कहते हैं नजूल भूमि। तो जब कोई ऐसी आबादी भूमि जो इधर इधर इनके सीमाओं के भीतर है, उसे कहते हैं नजूल भूमि। बस आपको इतना आपको याद रखना है इसके लिए। पंचायत सर्किल क्या होता है सर? पंचायत सर्किल, पंचायत सर्किल के लिए आपको एक दूसरा अधिनियम देखना होगा और उसका नाम है राजस्थान पंचायत एक्ट 1953। आगे चलते।
रिकॉग्नाइज्ड एजेंट किसे कहते हैं, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे एग्जाम के लिए, पर फिर भी एक बार कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्ययन ऐसे पक्षकार द्वारा उसकी ओर से हाजिर होने और आवेदन पत्र देने अन्य कार्य करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कोई व्यक्ति है जो उसको आना है और वो किसी को ऑथराइज कर देता है इन सब कामों के लिए, उसे रिकॉग्नाइज एजेंट कहते हैं। एग्जाम के हिसाब से आपके ये इसमें प्रश्न नहीं आता। हाँ, राजस्व अपील प्राधिकारी जरूर आता है, गांव भी आता है। गांव क्या है, तो राजस्व अपील प्राधिकारी को हम लोग इसमें बताया गया है कि धारा 20A के अंदर जो है, जो अपॉइंट होती है अथॉरिटी, उसको ही कहते हैं। तो उसको हम आगे देखेंगे। बंदोबस्त अधिकारी में कहा कि बंदोबस्त अधिकारी क्या होता है, तो इसने बोला कि बंदोबस्त अधिकारी में सहायक बंदोबस्त अधिकारी होता है। इसे हम आगे देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कौन होता है। गांव, ये ले लो आप, गांव किसे कहते हैं? बोले सर हमें तो पता है गांव, हम तो गांव में रहते हैं, पर गांव कहते किसको है? गांव किसको कहते हैं? अब किसी बोले ये तो बड़ा आसान सी बात है, गांव पूछो गांव किसे कहते हैं भाई? गांव, बोले मैं गांव में रहता हूं, गांव से आया हूं। गांव क्या होता है? ये लो, अब गांव किसे कहते हैं वो सुनिएगा। गांव से वह भूभाग अभिप्रेत है जिसे गांव के रूप में मान्यता दे दी गई हो। गांव के लिए क्या आप जहां रहते हैं उसे गांव के रूप में मान्यता मिली हुई है? नहीं, तो वो गांव नहीं है। मान्यता मिली हुई है, हाँ, तो फिर वो गांव है। और जो गांव के रूप में अभिलिखित हो, लिखा हुआ होना चाहिए कि ये गांव है रिकॉर्ड्स में, या इसके बाद गांव के रूप में मान्यता दी जाए और अभिलिखित किया जाए, साहब अब इसे गांव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये गांव हो गया। यहां जाकर के आपके इस अधिनियम का पहला चैप्टर प्रारंभिक खत्म होता है। अब आता है दूसरा चैप्टर जो बात करता है राजस्व बोर्ड किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्व बोर्ड। किसे कहते हैं राजस्व बोर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजस्व से जुड़े समस्त प्रावधानों का राजस्व से जुड़े समस्त, क्योंकि इसमें धारा बहुत बड़ी है, 15 शब्दों में कैसे लिखोगे, इसलिए मैं आपको ये चीज लिख के बता रहा हूं। समस्त प्रावधानों का नियमन समस्त प्रावधानों का नियमन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा गठित संस्था जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है,
अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, राजस्व बोर्ड कहलाता है। राजस्व से जुड़े समस्त प्रावधानों का नियमन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था तो ये क्या है? राजस्व बोर्ड एक संस्था है। किसके द्वारा गठित है ये? किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। क्या करने के लिए? राजस्व से जुड़े समस्त प्रावधानों का नियमन करने के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा संस्था गठित की जाती है उसे राजस्व बोर्ड कहा गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो ये अब 15 वर्ड्स में अपना इतना सा बहुत है। और एक्सप्लेन करना है या कुछ चीज रह जाए तो आप इसमें बता सकते हैं जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है, राजस्व बोर्ड कहलाता है। आप इसे हटा दो यहां से, इसे हटा दो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये भी हटा दो। मुख्यालय उसका कहाँ है? अजमेर में मत बताओ। ये हो गए आपके 15 शब्द। इस तरह से यहां पर ये राजस्व बोर्ड की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ, पूरा गया। चल आगे चलते हैं। राजस्व बोर्ड तो हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं राजस्व बोर्ड की स्थापना और संरचना। क्या है राजस्व बोर्ड की स्थापना और संरचना? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये सेक्शन 4 में है। 4 क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य के लिए एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसे इसके पश्चात बोर्ड के रूप में, नहीं बोर्ड जहां लिखा हुआ है ना इस अधिनियम में राजस्व बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, एक तो ये बात समझना, राजस्व बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में एक सदस्य और कम से कम 3। एक सदस्य, अब इसमें क्या क्या होगा देखो, बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा। ये हो गया आपका अध्यक्ष। ध्यान से देखने से बोर्ड में कौन कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा अपना एक। ये हो गया एक अध्यक्ष, एक तो अध्यक्ष हो गया और कम से कम 3 अधिक से अधिक 20 अन्य सदस्य होंगे। अब एक अध्यक्ष हो गया, फिर आ गया सदस्य। जब सदस्य की बात आएगी तो ध्यान रखना मिनिमम और मैक्सिमम की बात आएगी यहां पर। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 3। और दूसरी बात आएगी मैक्सिमम की। हो सकता है आप कहीं किसी दूसरे के नोट्स पढ़ रहे हो या पुराने कोई नोट्स आपके पास रखे हो, परेशान ना होना, क्योंकि हो सकता है आपको वहां पे 15 मिले, अधिक से अधिक 15 मिले। ये लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कोई पुराने किसी को जो सेलेक्ट हो गया है, बन गया है उस नोट्स में। लेकिन आप याद रखना, दिस इज नॉट द राइट आंसर।
इसलिए मैंने यहां पे पहले 15 लिखा है, फिर उसे क्रॉस किया है। 15 नहीं है, अब मैक्सिमम कितने, 20। ये कब हुआ, 2011 अमेंडमेंट में। इसे याद रखना। तो राजस्व बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, कहां है, धारा 4 में। संरचना के अंदर अध्यक्ष कितने होते हैं भैया, एक अध्यक्ष होता है। सदस्य कितने होते हैं, कम से कम 3 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। ये जो नियुक्तियां हैं इनकी समस्त नियुक्तियां, इन सब के अपॉइंटमेंट्स शैल बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट। समस्त नियुक्तियां राजपत्र में नोटिफाई होंगी, ध्यान रखना। नहीं, एग्जाम के हिसाब से कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो एक बात बता रहा हूं। राज्य सरकार क्या, बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्ति की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति के लिए उनके चयन का तरीका और उनकी सेवा की शर्तें विहित करेंगी। कौन करेगा, राज्य सरकार। इन पर्सन्स की, जिनको यहां पीछे आप देख रहे हैं, यहां पर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन निर्धारित कर रहा है, राज्य सरकार। Who shall be eligible for the chairman and the member of the board? Who prescribe? The state government shall prescribe the qualifications. ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये देखिए कि एक चीज बताइए कि मान लीजिए किसी अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए तो क्या करेंगे। सर किसी सदस्य की भी मृत्यु हो जाए, 20 में से 3 जो बता रहे हैं, तो क्या होगा, डेथ हो गया। सर किसी ने रिजाइन दे दिया तो क्या होगा, या समय, जितने समय के लिए रखा गया वो समय पूरा हो गया। तो अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या नियुक्ति के अवसान या पर्यवसान या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण यदि कोई जगह रिक्त हो जाती है तो बोर्ड का गठन अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। शैल नॉट बी डीम्ड इनवैलिड। बोर्ड के जितने समस्त सदस्य हैं, ये लोग, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राज्यपाल के, लोकल है ना ये वाला, इसलिए राज्यपाल के, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ध्यान रखना इसको, है ना। ये धारा 5 वाली बात थी ये, कि समस्त सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। सर इनके बैठने का स्थान किधर होगा, अच्छी बात बोली, प्लेस ऑफ सिटिंग। ये 5 है, ये 4 पढ़ा आपने, और 6 बताता है प्लेस ऑफ सिटिंग। 6 बताएगा प्लेस ऑफ सिटिंग। एक तो आया आपका 4 ने बताया इसका कॉन्स्टिट्यूशन, संरचना। 5 ने क्या बताया, 5 ने बताया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, टेन्योर बताया इनका। 6 ने क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है भैया बैठेगा कहां, प्लेस ऑफ सिटिंग कहां है इनकी। तो 6 बोलता है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां होगा, अभी बताया था आपको, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां होगा, अजमेर में।
तो मुख्यालय अजमेर में होगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय अजमेर में होगा, किंतु राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अध्ययन रहते हुए बोर्ड का अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में किसी भी स्थान पर बैठक करना विधिपूर्ण होगा। बोर्ड का अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में, अब उस बोर्ड को जो ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है उस क्षेत्र में वो कहीं भी बैठ सकता है। कब? जब राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश निकाले तो। मुख्यालय कहां है इसका? अजमेर में। अब इनको अपने कार्य में सहायता देने के लिए कोई स्टाफ भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुसचिवीय अधिकारी। आ जाइए यहां पे साथ में, अनुसचिवीय अधिकारी। मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स बोलते हैं इनको। बोर्ड के लिए एक रजिस्ट्रार साहब होंगे। अब इसमें कौन कौन होंगे? एक रजिस्ट्रार, और ऐसे अन्य अनुसचिवीय अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे जो अधिनियम द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा, नियम या आदेश द्वारा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। एक रजिस्ट्रार होगा और अदर जितने आवश्यकता है, जितने चाहिए वो हो जाएंगे। अब ये लोग क्या काम करेंगे? सदस्य जो दूसरे सदस्य हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, क्या काम करेंगे? ये हर वो काम करेंगे जो बोर्ड इन्हें कहेगा। बोर्ड जो इन्हें काम करने के लिए कहेगा वो काम इन्हें करना है। ठीक है। 50 शब्दों में ये वाला प्रश्न भी बन के आ सकता है कि बोर्ड की शक्तियां क्या हैं? बोर्ड की शक्तियां क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड की शक्तियां बताइए। राजस्व बोर्ड की शक्तियों पे चलते हैं अब ओपन। ये इंपॉर्टेंट है। 50 शब्दों में पूछा जा सकता है। 50 शब्दों में बताएंगे। अभी कहां है ये? कहां है ये? धारा 8। धारा 8 में ये क्या कह रहा है? ये इस अधिनियम के अन्य उपबंधों ये बोर्ड राजस्थान में, बोर्ड ये राजस्थान में अपील, पुनरीक्षण, हाईएस्ट कोर्ट है ये, मानते हैं इसको, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील राजस्थान में, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, रिवीजन हिंदी बोलेंगे पुनरीक्षण। और निर्देश का रेफरेंस उच्चतम राजस्व न्यायालय होगा। सबसे पहली बात तो ये बताई गई है, ये ध्यान रखना है। पर बात तो ये हुई ना कि भाई इसकी शक्तियां क्या है? अरे तो यही शक्तियां हुई इसकी, और क्या है? जैसे राजस्व से संबंधित मामलों में निर्णय लेने की शक्ति, पहला बिंदु आ गया। राजस्व से संबंधित
राजस्व से संबंधित मामलों में निर्णय लेने की शक्ति। राजस्व से संबंधित, और ये अधिनियम है ही इसी काम के लिए। सलाह देने का कार्य सेम, निर्णय भी दे सकती है, सलाह भी दे सकती है। अपने अधीनस्थ संस्थाओं की गठन करना, अपने अधीनस्थ किसकी गठन करने की शक्ति? अपने अधीनस्थ संस्थाओं की। के गठन करने की शक्ति। ये इसके पास पावर है बोर्ड की क्रियाविधि निर्धारित करने की, और ऐसे अन्य जो उसे राज्य सरकार निहित करे, और जो कोई भी काम राज्य सरकार बता दे वो इसका काम हो गया। ये शक्तियां इसके पास। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सौंपी गई कोई जांच है वो ये लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि बोर्ड की अधिकारिता किस प्रकार प्रयोग में लाई जाएगी। बोर्ड की अधिकारिता किस प्रकार काम में लाई जाएगी। देखिए ये 10 कह रहा है कि बोर्ड की अधिकारिता का प्रयोग बोर्ड के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य द्वारा जो एकल रूप में बैठे हों या 2 या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी हुई बोर्ड की किसी न्यायपीठ द्वारा किया जा सकेगा। कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में अधिनियमित जैसा अन्यथा उपबंधित है उसको छोड़कर और उस निमित्त बनाए किन्हीं भी नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड की अधिकारिता का प्रयोग बोर्ड के अध्यक्ष बाय द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द बोर्ड, परंतु एकल सदस्य के विनिश्चय से व्यथित किसी पक्षकार को एकल सदस्य के विनिश्चय की तारीख से 1 महीने के भीतर एकल सदस्य, देखिए बोर्ड के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य द्वारा जो एकल रूप में बैठे हो, एकल रूप में, एकल का मतलब है कि सिंगल बेंच, सिंगल मेंबर। मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान हो रहा, भैया किस बात से परेशान हो गया? ये एकल सदस्य ने कोई निर्णय दिया, ठीक है, और उससे ये व्यक्ति परेशान हो गया, एग्रीव्ड है ये व्यक्ति बाय द डिसीजन ऑफ ए सिंगल मेंबर। अच्छा, तो क्या करेगा ये? जिस तारीख को आदेश हुआ एकल पीठ का, इसका एकल का, उस तारीख से 1 महीने के भीतर, विद इन 1 मंथ, बोर्ड के 2 या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ को विशेष अपील करने का अधिकार होगा। तब यह क्या करेगा? एक विशेष अपील करेगा। ये विशेष अपील करेगा। ये विशेष अपील कहां करेगा?
क्योंकि ये इस किससे दुखी हुआ, ये पीड़ित किससे हुआ, इसके डिसीजन से, इसके विनिश्चय से। अब विशेष अपील करेगा तो कहां करेगा, जहां पर 2 या अधिक सदस्य बैठे हों। 2 या अधिक सदस्यों से बनी न्यायपीठ, 2 या अधिक सदस्यों से बनी हुई न्यायपीठ। अब ये यहां जाएगा इनके सामने। यदि वह सदस्य जिसने निर्णय दिया था और यदि सदस्य जिसने निर्णय पारित किया कुर्क करने हेतु समाप्त होता है, मंडल कोई अन्य सदस्य ये घोषित कर दे कि मामला अपील किए जाने के योग्य है। अध्यक्ष बोर्ड के कार्य का वितरण कर सकेगा। अब जो राजस्व बोर्ड है, ठीक है, अब राजस्व बोर्ड के पास बहुत सारे काम है। अब इस काम को वो अकेला तो करेगा नहीं, सारे कि मैं वो अकेला ही करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन द बिजनेस ऑफ द बोर्ड कौन करेगा, किसके पास है ये पावर, अध्यक्ष के पास। तो अध्यक्ष के पास क्या पावर है कि वो राजस्व बोर्ड के सामने जो भी काम है उनका वितरण कर देगा। करने वाले और संभालने और भी तो हैं, और बोर्ड की अधिकारिता के ऐसे क्षेत्रीय या अन्य विभाजन कर सकेगा जो वे ठीक समझे। अध्यक्ष के पास है ये पावर। यही क्या कहलाएगा, बोर्ड का आदेश या बोर्ड का कार्य समझा जाएगा। अब जो मैंने सबसे पहले जो इंट्रो में आपको समझा रहा था कि थोड़ा सा परिचय दे रहा था, रूपरेखा बता रहा था, आपको याद होगा मैंने बोला था कि ऐसा भी होता है कि बोर्ड को कभी कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो या वो राय लेना चाहता है तो वह उसे न्यायालय में भी भेज सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50 शब्दों में यह प्रश्न बन करके आ सकता है कि बोर्ड किस मामले में न्यायपीठ की राय लेने के लिए मामले को निर्देशित कर सकता है। इसके लिए आपको समझना होगा, यह बात खत्म हो गई यहां पर। धारा 11 इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 11 तो वो बात बताई हुई है धारा 11 में। क्या है वो, न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्ति। पहले तो यहां देखो आप बेंच को, बोर्ड का अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य जो किसी मामले या कार्रवाई को निपटाने के लिए एकल रूप में बैठता है, एकल रूप में बैठता है, सिटिंग सिंगली, एकल रूप में। पहले तो यह समझना, ठीक है, एकल रूप में बैठता है किसी मामले को निपटाने के लिए, अगल बगल में और कोई नहीं है, मान लो यही है। किसी विधि या विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ी के प्रश्न को, किसी रूढ़ी के प्रश्न को कि क्या ये रूढ़ी चली आ रही है, क्या यही कस्टम है, या क्वेश्चन ऑफ लॉ कभी इसके सामने आ जाए, विधि का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसे बोलते हैं विधि का प्रश्न कभी इसके सामने आ जाए, रूढ़ी का कोई प्रश्न आ जाए, या ऐसे मामले या कार्रवाई में किसी दस्तावेज के अर्थान्वयन, दस्तावेज का अर्थान्वयन, अर्थान्वयन का क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन। कोई डॉक्यूमेंट इसके सामने आया है, किसी गांव के किसी आदमी ने, या जो भी मामला उस समय जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं वहां पे कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है, और वो डॉक्यूमेंट ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये डॉक्यूमेंट क्या है, इस डॉक्यूमेंट के साथ मैं क्या करूं, इस डॉक्यूमेंट का मैं क्या मीनिंग निकालूं जो उसके सामने आया है।
यदि वो उचित समझे किस बात का, कि मुझे राय लेनी चाहिए, तो सबसे पहले तो वो उन कारणों को लिखेगा। कारण लिखो पहले आपने ये राय के लिए क्यों भेजा। बेंच क्या बोलेगी, बेंच बोलेगी भाई तुमने मेरे पास क्यों भेजा ये, कि साहब मुझे राय लेनी है। क्या राय लेनी है, बस मुझे राय लेनी है। क्या लेनी है, और पहले तुम ये बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोच रहे थे, तुम्हें क्या लग रहा था। तुम भी तो अपने ग्राउंड्स लिखोगे ना, तुम भी तो अपने कारण लिखोगे ना, कि आखिर तुम्हारे में ऐसी क्या शंका उत्पन्न हो रही है तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें ये मेरी राय लेनी पड़ी, वो भी लिखो आप। तो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्यायपीठ की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और उस मामले अथवा कार्रवाई को ऐसी राय के अनुसार निपटाएगा। फिर ये कहां भेज देगा, ये भेजेगा राय लेने के लिए बेंच के पास। बेंच के पास। अब मान लीजिए अब इस बेंच के साथ प्रॉब्लम हो रही है, अब इसके साथ प्रॉब्लम आ गई। अब इसको कोई राय लेनी है। यदि किसी मामले में किसी न्यायपीठ को यह प्रतीत हो कि ऐसा कोई प्रश्न जो उसके पास धारा 11 के थ्रू निर्देश हुआ है, यानी ये कहां है, ये बेंच को भेजेगा धारा 11 में, ये रहा। और ये बेंच को अगर प्रॉब्लम है तो ये सेंड करेगा हाई कोर्ट के पास धारा 12 में। यदि किसी ऐसे मामले पर जो बेंच के पास धारा 11 के अंतर्गत आया है, के मार्फत आया है, और धारा 11 में एकल वाले ने जो मेरे पास भेजा है वो ऐसा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, सार्वजनिक महत्व का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सार्वजनिक महत्व का। सार्वजनिक महत्व का, पब्लिक इंपॉर्टेंस का। अगर इसको लगता है, कहां गया, बेंच को लगता है कि जो क्वेश्चन मेरे पास आया है राय मांगने के लिए वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और उस पर हाई कोर्ट की राय लेना जरूरी है, और उस विषय पर हाई कोर्ट की राय लेना जरूरी है, तो बेंच हाई कोर्ट के पास धारा 12 के अंतर की अनुपालना करते हुए उस प्रश्न को जो सार्वजनिक महत्व का लगता है कहां भेज देगा, हाई कोर्ट के पास भेज देगा। तो दो धाराएं हो गई, 11 नंबर और 12 नंबर। 11 नंबर क्या बता रहा है, एकल सदस्य से वो कहां भेज सकता है, बेंच के पास। और बेंच के पास जब वो विषय आया और बेंच ने देखा कि भाई ये तो सार्वजनिक महत्व का है, और बेंच को लगा सार्वजनिक महत्व का है, तो वो किसके पास भेज देगा, हाई कोर्ट के पास भेज देगा। उच्च न्यायालय क्या करेगा फिर, उच्च न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद जो वो ठीक समझे फिर उस प्रश्न पर अपनी राय लिख देगा और भेज देगा, खत्म बात। अब बात आई कि सर एक बात बताइए, कोई मामला बेंच के पास आया है, ठीक है, अब इस बेंच में तो बैठे हुए एक अध्यक्ष होता है, मैक्सिमम 20 है, कम से कम 3 सदस्य हैं, कोई मामला पहुंचा, अब उनमें आपस में मतभेद आ गया, आपस में मतभेद आ रहा है उनके, तो मतभेद की दशा में विनिश्चय, ओपिनियन में डिफरेंस आ गया तो डिसीजन कैसे होगा,
जहां कोई मामला बोर्ड की किसी न्यायपीठ द्वारा सुना जाए तो ऐसे मामले का विनिश्चय उसकी सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार होगा। बहुमत के अनुसार धारा 13 बोल रही है बात। अगर उनके राय में डिफरेंस आ गया तो जो मेजॉरिटी होगी ना वो निर्धारित करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 का अंतिम धारा है ये। क्या कह रही है ये? धारा 14 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न पर है। सर यहां तो सारे ही एग्जाम में आने वाले लग रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है बेटा ये। धारा 14 क्या है ये? रजिस्टर्स, रखे जाने वाले रजिस्टर। बोर्ड कैसे रजिस्टर्स को रखेगा? ऐसे रजिस्टर पुस्तकें और लेखे रखवाएगा और उन्हें चालू रखवाएगा जो उसके कार्य संचालन के लिए विहित किए जाएं या आवश्यक हो। कौन रखवाएगा? बोर्ड। सारे होंगे ना। डिफेक्टिव केसेस वाले रजिस्टर, डिक्री हुए उनकी अपील हो रही है वाले रजिस्टर, और आदेश हुए उनकी अपील वाले रजिस्टर, रिवीजन वाले रजिस्टर, रेवेन्यू रेफरेंस वाले रजिस्टर, कितने मेमोरेंडम्स, रिक्विजिशंस के रजिस्टर, इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन लगी है उनके रजिस्टर, कॉपीज निकलवाने की एप्लीकेशन लगी है उनके रजिस्टर, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न हुए हैं उनके रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर है। ये बोर्ड रखवाएगा इनको, ठीक है। यहां आपका ये 2 चैप्टर आपके आज ये कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3, जो बात करता है राजस्व न्यायालय और अधिकारी प्रादेशिक खंड के बारे में। ये इतना वो नहीं है, इसमें आगे चलते हैं। धारा 15 कहती है राज्य के राजस्व एवं साधारण प्रशासन के प्रयोजन संपूर्ण राज्य में उतने जिले और खंड होंगे जितने की राज्य सरकार ठीक समझे। कोई बात नहीं इसका। 16 क्या कह रहा है? नहीं, ये भी नहीं है इतना। इसके आ जाइए 17 से 21 तक न्यायालय और अधिकारी गण है, कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर्स। The state government shall appoint in each division a commissioner and may appoint as many additional commissioners. राज्य सरकार करेगी ये। चलो इसमें ये इतना ज्यादा वो नहीं है। नायब तहसीलदार और ये सब तो इसको हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज अपनी क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं आज की क्लास में भी। 15 वर्ड्स 50 वर्ड्स के भी क्वेश्चंस आए। आप लोग एक बार जरूर इसे रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।